बीपी गंगा आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है 7 के समीकरण का। ये करते हैं शुरुआत। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बलिया से पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बलिया में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महाराजी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। निर्भय नारायण सिंह के साथ ही पुलिस ने राजीव प्रजापति नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो साइबर कैफे चलाता है। इन दोनों गिरफ्तारियों के बाद अब तक पेपर लीक कांड में कुल 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक कांड में अब तक हुई कार्रवाई पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की बीपी गंगा। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को भी बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है, इस बारे में बात करने के लिए एडीजी कानूनी व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सर, कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं? 30 तारीख को जो अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था, उसमें अब तक 46 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज उसका मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ भी पकड़ा गया है, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है और वो महाराजी इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी है। इसने अपने साथियों के साथ कूटरचित तरीके से सील बंद प्रश्न पत्रों को टेम्पर करके उससे प्रश्न पत्र निकाले तथा अपने साथी से उसको सॉल्व कराया तथा आर्थिक लाभ हेतु विभिन्न लोगों को उसने सप्लाई किया और पैसे लिए। तो हम लोगों ने बहुत अल्प अवधि में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी तथा प्रशासनिक अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार सहयोग कर रहे थे और सबके सहयोग से और सार्थक प्रयास से ही यह संभव हो पाया है। इसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनके विरुद्ध हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ, छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत की है। सर, ये पेपर कहाँ पर रखे हुए थे जहाँ से लीक हो गए? ये जो डिलीवरी होती है वो उनके प्रबंधक के पास ही ये डबल लॉक में रखे रहते हैं और सभी पहलुओं की जांच एवं विवेचना अब चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और प्रथम दिन ही जो वहाँ के DIOS हैं उनको विभागीय कार्रवाई भी की गई है और उसके न्यायिक हिरासत में भी गिरफ्तार करके भेजा गया है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा, लखनऊ। और विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से बढ़ती दूरियों के बीच मुलायम सिंह यादव के समधी और चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हरिओम यादव ने अब शिवपाल यादव को सुझाव देते हुए उन्हें भाजपा में शामिल होने का न्योता दे डाला है। हरिओम यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव को भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करने का सुझाव दे दिया। हरिओम यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं और पूरे प्रदेश में उनका सम्मान है, लेकिन समाजवादी पार्टी में लगातार उनका अपमान हो रहा है, तो ऐसे में शिवपाल यादव को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। हरिओम यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के अलावा सैफई का एक शख्स मिलकर समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और सपा अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में शिवपाल यादव को अब सपा छोड़ देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है। अब सैफई का एक शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को ख़त्म किए दे रहे हैं। पार्टी समाजवादी पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज एक बार फिर अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कहर बनकर टूट पड़ा, लेकिन आज लखनऊ में बुलडोजर ने किसी माफिया नहीं बल्कि यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर का घर जमींदोज कर दिया, जिसका नाम है जगत नारायण सिंह। जगत नारायण सिंह वही शख्स है जो गोरखपुर के एक होटल में कानपुर का व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या का आरोपी है। इंस्पेक्टर जयंत सिंह ने लखनऊ के चिन्हट में सतरिख रोड पर देवराजी विहार कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत बनवाई थी।
बताया जा रहा है कि इस आलीशान मकान को बनवाने के लिए इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह ने एलडीए से नक्शा पास नहीं करवाया था, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम दलबल के साथ चिन्हट पहुंची और इंस्पेक्टर जेएन सिंह के मकान को जमींदोज कर दिया। गोरखपुर के होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के चिन्हट स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आज दोपहर से एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और लगातार बुलडोजर से मकान को ढहाने की कार्रवाई कर रही है। ये मकान बहुत पॉश इलाके में है और इस समय वर्तमान कीमत इसकी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं ये नोटिस जो एलडीए की तरफ से लगाया गया है बुलडोजर से मकान गिराने का, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसमें साफ लिखा है प्रिंस जगत नारायण सिंह, यानी यही इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, इन्हीं का मकान है ये और उसके ये कार्रवाई हो रही है। देखिए सामने बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो यहाँ पर अभी लागू हो गया है। एक एक कोना कोना तोड़ा जा रहा है। कॉर्नर का मकान है ये और करीब 11 साल पहले एलडीए से बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया था और इस मकान को बनाने के लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। एलडीए को जब इस बात की जानकारी मिली पिछले साल यानी 2021 में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी गोरखपुर के होटल में, उस समय जगत नारायण सिंह रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर थे और उन्हें बड़े चर्चित इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्हें उनका दूसरा नाम कहा जाता है नगद नारायण सिंह, यानी जो रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को सोशल मीडिया पर नगद नारायण सिंह भी कहा जाता है। ये उनका चर्चित नाम था क्योंकि वो बिना नगद यानी रुपया लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। ये उनका चर्चित लोगों के बीच में एक सूत्र वाक्य था कि वो इंस्पेक्टर जगत नारायण नहीं नगद नारायण सिंह है। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर ये बताते हैं कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह फिलहाल अभी वो जेल में है लेकिन कभी इस मकान में नहीं आए। ये 11 साल से मकान बना है, 11 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्टल चला रहे थे। जो उनके करीबी हैं, संगी साथी हैं, वो यहाँ पर एक हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना में रहे और तमाम इंस्टीट्यूशन बंद रहे, इस वजह से हॉस्टल में छात्र नहीं थे। पुलिस टीम बैठी है, चिन्हट थाना क्षेत्र लगता है यहाँ पर, और एलडीए के जो संयुक्त सचिव साहब हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब खत्म होगी, ये क्या उम्मीद है? तो हम लोग अभी तो दिन डूबने तक का हमारा है, दिन डूबने तक का हम काम कर सकते हैं, तब तक ध्वस्तीकरण चल रहा है और जो नहीं हो पाएगा फिर कल इसको देखा जाए, कल भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी रहेगी। ये एलडीए से कब से नक्शा पास नहीं कराया था इन्होंने? अभी हम लोगों को जानकारी मिली थी कि 2000 जब हम लोगों ने नोटिस जारी करी तो उसमें पता लगा कि इन्होंने बिल्डिंग जो है बिना नक्शा पास कराए बना ली है। उसके क्रम में हम लोगों ने नोटिस जारी करी थी और उस नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। कोई शमन शुल्क लगना था वो भी जमा नहीं, कुछ भी जमा नहीं किया इन्होंने, ना कोई कंपाउंडिंग दाखिल करी, ना कोई नक्शा पास कराया। कैमरा सूखी वीरेन के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद लगातार एक के बाद एक जहां माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ कई जिलों से अपराधियों के सरेंडर करने की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला अमरोहा का है, जहां एक शातिर बदमाश गले में तख्ती टांगकर थाने जा पहुंचा और अपराध से तौबा करने लगा। शातिर बदमाश का नाम जीशान है, जो गौकशी के मामले में वांछित था, लेकिन एनकाउंटर के डर से जीशान खुद ही गले में तख्ती डालकर डिडौली थाने में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। जमीन कब्जा करने और अवैध कारोबार खड़ा करने वालों पर सरकार सख्ती से एक्शन कर रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के 3 मंजिला इमारत पर आज बुलडोजर चला, तो लखीमपुर खीरी में जेल में बंद अपराधी हनीफ का मकान ध्वस्त किया गया। तीसरी तस्वीर कासगंज की, जहां प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई की। वहीं चौथी तस्वीर एटा से सामने आई, जहां जिला प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया। प्रयागराज की, जहां माफिया अतीक अहमद के गुर्गे से पीडीए ने अवैध जमीन कब्जे से छुड़ाई। और आखिरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से, जहां प्रशासन का अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। बात प्रयागराज की करेंगे, जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ के करीबी की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। अतुल द्विवेदी की तकरीबन 150 बीघा से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। दरअसल पीडीए से लेआउट पास कराए बिना ही प्लांटिंग की जा रही थी।
प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर रावतपुर गांव में ये कार्रवाई पीटीए की तरफ से की गई है। अवैध प्लांटिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान किया जाता है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि मदरसों पर अरबों रुपए खर्च होने के एवज में बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में कितना असर पड़ रहा है। साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में भी 118 मदरसे फर्जी निकले थे। इनमें सबसे ज्यादा 34 फर्जी मदरसे मेरठ में, 17 गोंडा में और 13 बलरामपुर में थे। कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उन के बारे में हम देख विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। मुरादाबाद में सरकारी अधिकारी के बिगड़े बोल सामने आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा शिकायतकर्ता को भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ग्रामीण राशन डीलर की धांधली की शिकायत लेकर एसडीएम आवास पर पहुंचे थे। इसी बीच एसडीएम घनश्याम वर्मा इतने आग बबूला हो गए कि वो अपनी मर्यादाओं को भूलकर फरियादियों को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका गालियों से मन नहीं भरा तो सुरक्षा कर्मियों के साथ एसडीएम हाथ में लाठी लेकर ग्रामीणों को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई अधिकारी नहीं बल्कि प्रदेश का कोई गुंडा लोगों के सामने पेश आ रहा हो। इसी दौरान बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस मामले में जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आवाज खाली करो, नहीं हटो आप। आवाज तो नहीं घेरेंगे, आवाज तो भगाओ। आवाज घेरेंगे, आवाज खाली करो, नहीं हटो आप। उधर कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार ने शमशाद नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कानपुर देहात के मूसा नगर का रहने वाला शमशाद उनके घर आता जाता था और लगातार उन पर इस्लाम को कबूल करने का दबाव डाल रहा था। आरोप तो ये भी है कि शमशाद ने कई बार जबरन कलमा भी पढ़वाया। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ और ही कह रही है। पुलिस इसे कुछ सिक्कों के लेन देन का विवाद बता रही है और प्रार्थना पत्र में धर्म परिवर्तन या दबाव डालने जैसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। रेवना चौकी थाना घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा शमशाद नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि 2009 में शमशाद ने प्लाट देने के नाम पर 7 सोने के सिक्के ले लिए थे, जो उसने वापस मांगे तो वापस नहीं दे रहा है और आपसी विवाद के संबंध में इसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस गर्भपात तथा कलमा पढ़ने का कोई जिक्र नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात प्रकाश में आती है तो तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में महिला के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव के शरीफ खान की बेटी रुखसार का निकाह गांव के रमजान खान के साथ 2018 में हुआ था। रमजान और उसका परिवार शिवाजी नगर मुंबई में रहता है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही रमजान और उसके परिवार के सदस्य कम दहेज से खुश नहीं थे और 3 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि पति ने गर्भवती पत्नी से मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया। दिसंबर 2021 को ननद की शादी में शामिल होने के लिए पीड़ित अपनी मांग के साथ मुंबई पहुंची तो दोनों को भगा दिया गया। अब पीड़ित महिला ने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और फोन पर 3 तलाक दिए जाने की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। 31 मार्च 2022 को थाना गाजीपुर पर एक महिला द्वारा अपने
पति व ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने तथा पति के द्वारा मोबाइल फोन पर तलाक देने संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के वाराणसी दौरे को खत्म करके मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विंध्याचल धाम जाकर विंध्यवासिनी की विधिवत पूजा अर्चना की और फिर विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर मंडल में विकास योजनाओं और जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और विंध्य कॉरिडोर के अलावा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाद आज सीधे मिर्जापुर पहुंचे, जहां मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना की, तो विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया जिले की और विकास कार्यों को लेकर भी बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की है। विकास कार्यों को लेकर सीएम ने समीक्षा की है। आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर का जो निर्माण है वो मिर्जापुर में किया जा रहा है और उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक दिन के दौरे पर, काशी दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी ने एयरपोर्ट से नेपाल के पीएम को विदाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 1 दिवसीय दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे और 2014 के बाद ये पहली बार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री आए हों वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उन्होंने दौरा किया। बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी की। इससे पहले नेपाल के पीएम और शेर बहादुर देउबा ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए, जिसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आज किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया सीएम योगी द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री का। फिर काल भैरव पहुंच गए। काशी के कोतवाल के दर पर पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। सीएम योगी मौजूद रहे बाबा विश्वनाथ धाम में जब पूजा अर्चना की नेपाल के प्रधानमंत्री ने, और फिर पशुपतिनाथ मंदिर में भी पत्नी संग नेपाल के प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। तो ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज दिन भर नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में क्या क्या किया। तमाम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।